Hello everyone, I am Subham Yadav and I welcome all of you to the Lex Web 247. In today's lecture, we are going to discuss the definition and the nature of crime. इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या होता है, फिर स्टेजेस ऑफ क्राइम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्राइम जो होता है एक सडन एक्ट नहीं होता, इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद क्राइम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो क्राइम हो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लीगल, लास्ट में हम लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द क्राइम इन इंडिया इसकी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी lecture discussion. What is crime? The term crime is generally defined as an act or omission that violates the law and is prohibited by statute and is punishable by the state through the criminal proceeding. तो बेसिकली हम क्राइम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो किसी लॉ को वायलेट करे और जिसके लिए स्टेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू पनिशमेंट दे, उसे हम क्राइम कहेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने वाले हैं। पहला, क्राइम को लॉ डिफाइन करता है, अगर कोई भी एक्ट जिसे लॉ ने डिफाइन नहीं किया हुआ एक्ट क्राइम नहीं होगा। दूसरा, क्राइम के साथ हमेशा पनिशमेंट अटैच्ड होती है। ठीक, द क्राइम इज ए wrongful act or conduct that violates the legal rights of other and is deemed harmful to society or the state। जो क्राइम होता है वो हमेशा दूसरे के लीगल राइट्स को वायलेट करता है और उसे सोसाइटी के प्रति हार्मफुल माना जाता है। जो क्राइम होता है वो सिर्फ किसी एक इंसान के अगेंस्ट नहीं, किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, यह पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट कंसीडर किया जाता है। तो हमने अब समझ लिया कि क्राइम क्या होता है। क्राइम कोई भी एक्ट या ओमिशन जो किसी लॉ को वायलेट करे और उसके लिए स्टेट द्वारा क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू से पनिशमेंट दिए जाए, उसे हम कहते हैं क्राइम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। Crime is not always a sudden act. It develops through a series of steps or mental and physical progression. It means that जो क्राइम होता है हमेशा एक सडन अटैक नहीं होता, ये डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप, जो हमारे मेंटल स्टेप भी हो सकते हैं, फिर फिजिकल स्टेप्स हो सकते हैं। तो वैसे जो लॉ होता है वो 4 स्टेप को रिकॉग्नाइज करता है। पहला इंटेंशन है, दूसरा प्रिपरेशन, थर्ड वन इज अटेम्प्ट, उसके बाद कमीशन। चारों स्टेज जब मिलते हैं तब एक क्राइम जो होता है कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेंशन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टेज ऑफ क्राइम इज इंटेंशन। जो क्राइम का एक पहला स्टेज और बेसिक स्टेज होता है वो होता है यही हमारा इंटेंशन। इट इज द मेंटल डिसीजन और डिजायर टू कमिट ए रॉन्गफुल एक्ट। ये जो होता है हमारा मेंटल डिसीजन होता है, एक डिजायर होता है कमिट क्राइम को कमिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ए है, वह बी को शूट करने का सोचता है, जो वह डिजायर किया, जो अपने मन में एक इंटेंट लाया, वही हमारा इंटेंशन होता है। लेकिन जो इंटेंशन होता है वो पनिशेबल नहीं होता, क्योंकि जब इंटेंशन फॉर्म होता है, एक आदमी, एक इंसान अपने मन में जब एक इंटेंशन फॉर्म करता है तो क्लियर नहीं होता कि वो एक्चुअल में क्राइम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ए इंटेंट्स टू किल बी बट बिफोर ही एक्ट्स ही चेंज हिज माइंड। जैसे ए एक बार अपने मन में विचार लाता है, सोचता है कि वो बी को मार डालेगा, लेकिन वह जब तक एक्ट करता है उससे पहले उसने अपना दिमाग बदल लिया, मूड बदल लिया। तो यहाँ पे जो ए है वो कोई भी क्राइम नहीं कमिट किया। तो इसीलिए जो इंटेंशन है उसे पनिशेबल नहीं रखा गया है अपने इंडियन लॉ में, जो है हमारा बीएनएस। डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड स्टेज, प्रिपरेशन। When a person plans or arrange the means to carry out his intention, it amounts the preparation. It means जो पर्सन है, जो अपना एक फर्स्ट स्टेज में इंटेंशन फॉर्म किया था, अगर उसे कैरी आउट करने के लिए चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे कलेक्टिंग ऑफ वेपन्स हो गया, गैदरिंग टूल्स हो गया, उसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। इंडिया में जो प्रिपरेशन, उसका लीगल पोजीशन है जनरली नॉट पनिशेबल। इट मीन्स कि जो इंडिया में जो प्रिपरेशन होता है उस स्टेज तक जनरली पनिशेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इट इज स्टिल अनसर्टेन वेदर द पर्सन विल एक्चुअली कमिट द क्राइम। मतलब क्योंकि इस स्टेज तक यह कंफर्म नहीं होता कि जो पर्सन है वह सच में क्राइम को करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये सब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस होते हैं। एक्सेप्शन में क्या क्या है?
द प्रिपरेशन ऑफ डकैती, जो हमारे सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। अगर आप डकैती के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, हथियार उथियार बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इकट्ठा करते हैं कि डकैती करने लिए, तो उस स्टेज पर भी वो पनिशेबल हो जाता है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप हथियार गोला बारूद इकट्ठा करते हैं, हथियार हथियार गवर्नमेंट अगेंस्ट युद्ध करने के लिए, तो एट एट दैट स्टेज दैट प्रिपरेशन विल बी punishable. Okay, next topic is, it means that let's move on next topic. जो है थर्ड स्टेज सॉरी, वो है अटेम्प्ट। एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशन इज मेड। एक अटेम्प्ट जो होता है वो डायरेक्ट मूवमेंट होता है एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए, प्रिपरेशन बन जाता है। इट इज द पॉइंट वेयर द अक्यूज्ड क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन द प्रिपरेशन एंड एक्सिक्यूशन। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जब जो अक्यूज्ड होता है वह प्रिपरेशन और एक्सिक्यूशन के बीच की बाउंड्री को पार कर जाता है। एन अटेम्प्ट बिगिन वेयर प्रिपरेशन एंड, जहां प्रिपरेशन खत्म होता है वहीं से एक अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। जो एक अटेम्प्ट होता है वो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 62 ऑफ द बीएनएस। An attempt is punishable because the act shows the clear intent and danger to the society. अटेम्प्ट इसलिए पनिशेबल होता है क्योंकि जो अक्यूज्ड होता है एक क्लियर इंटेंट शो कर देता है कि वो क्राइम करना चाहता है, इसलिए जो अटेम्प्ट होता है वह पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे कुछ इलिस्ट्रेशन है, चलिए उसको समझ लेते हैं। ए फायर एट बी इंटेंडिंग टू किल हिम बट मिसेस द टारगेट। ए बी की तरफ फायर करता है उसे किल करने की इंटेंट से। अब बी को गोली लगे या ना लगे, बी मरे या ना मरे, ए ने अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए वह गिल्टी होगा मर्डर के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सॉरी। तो प्रिपरेशन जहां खत्म होता है वहां अटेम्प्ट शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट में जो टारगेटेड था, मतलब जो एक्ट टारगेट किया था उसे वो अचीव करे या ना करे, उसने अटेम्प्ट किया तो उसके लिए वो पनिशेबल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, वो है हमारा फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, दैट इज द कमीशन। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस आर कंप्लीट बोथ मीन्स रे एंड द एक्टर से इट अमाउंट्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं उसे हम कमीशन कहते हैं। इस स्टेज पर जो एक स्पेसिफिक ऑफेंस का इंटीग्रेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा गिल्टी मैन गिल्टी एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस सबके सब इसमें होते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चार्ट है, आइए इसे समझ लेते हैं। क्विक चार्ट है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में। जो प्रिपरेशन होता है प्लानिंग स्टेज होता है, इसका अटेम्प्ट होता है एक्सिक्यूट करने के उद्देश्य से जाता है, मतलब एक्सिक्यूशन का स्टेज होता है। इसमें पनिशबिलिटी जनरली नॉट पनिशबल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस जैसे डकैती हो गया और वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गया, इन सब ऐसे क्राइम में प्रिपरेशन स्टेज पर ही पनिशबल होता है, और अटेम्प्ट तो पनिशबल होता ही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट समरी तक हम जितना सब पढ़े उसका एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। इंटेंशन एक मेंटल डिसीजन होता है एक क्राइम को कमिट करने के लिए। प्रिपरेशन मीन्स अरेंजिंग द इक्विपमेंट्स, मतलब मीन्स जैसे हथियार उथियार हो गए ऐसा। जनरली नॉट पनिशबल होता है, लेकिन कुछ केसेस छोड़ो जैसे डकैती है, रेजिंग वार एंड काउंटरफिटिंग भी हो गया, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, ये सब भी अगर प्रिपरेशन टेस्ट पर है तो भी पनिशबल होता है। अटेम्प्ट या पनिशबल होता है, या प्रिपरेशन के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है, और कमीशन जब कंप्लीटेशन ऑफ द एक्ट हो जाता है उसे कमीशन करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वह एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। ठीक, देयर आर द फोर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। ठीक, पहला है हमारा ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, फिर एक्टस रिया, फिर इंजरी और। अब हम इन सबको अच्छे से थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट। तो पहला हमारा टॉपिक है ह्यूमन बीइंग। क्राइम एक ऐसे ह्यूमन बीइंग द्वारा होना चाहिए जो राइट और रॉन्ग समझने की कैपेसिटी रखता हो। सिंपल, सबसे सिंपल कि जो क्राइम है वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग द्वारा होना चाहिए जो राइट और रॉन्ग की समझने की कैपेसिटी रखता हो। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो राइट और रॉन्ग को नहीं समझ पाता है तो उसे
मतलब एक्सक्लूड किया गया है। जैसे बीएनएस के सेक्शन 7 के अंडर ये है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा क्रिमिनली लायबल नहीं होता, और सेक्शन 22 में ये है कि जो इंसेन पर्सन होते हैं उनको भी एक्सक्लूड किया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी से। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, मतलब उनको भी क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो एक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग सिर्फ इंसान ही नहीं आते हैं, यहाँ पर कंपनीज भी आती हैं, कंपनीज और कॉर्पोरेशन में भी है लायबल, कंपनीज और कॉर्पोरेशन भी क्रिमिनल लायबल, मतलब उनके ऊपर भी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, और भी लायबल हेल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है एक्टा सीरियस। एक्टा सीरियस फिजिकल एक्ट को कहते हैं। इसमें मतलब कुछ भी इलीगल करना या फिर किसी लीगली एक्वायर्ड काम ना करना, जैसे मतलब आप कोई काम असाइन किया गया जो आपको करना था, आपने वो नहीं किया, ऐसा करना, या फिर आपने कोई इलीगल एक्ट कर दिया, ऐसा बातें हैं एक्टा से। बेसिकली यह फिजिकल एक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि जो एक्ट ये है वो वॉलंटरी होना चाहिए। मान लीजिए ए जो होता है वो बी को फोर्स करता है सी को मारने के लिए, ठीक, बी ए की फोर्स में सी को मार देते हैं। यहाँ पे जो ए ने तो एक्ट सीरियस किया लेकिन वॉलंटरी एक्ट नहीं था, उसने ए के प्रेशर में आके किया था। तो जो एक्ट सीरियस है वह वॉलंटरी होना चाहिए, एंड द एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड बोथ एक्ट एंड लीगल सबमिशन। ठीक ठीक, यही ये सब भी यही था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेंस रिया। मेंस रिया इज ए मेंटल एलिमेंट, विदाउट द गिल्टी माइंड जनरली देयर इज नो क्राइम। ऐसा माना जाता है कि जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक आप कोई भी एक्ट करते हैं उसे क्राइम नहीं कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो देयर आर द सेवरल फॉर्म्स ऑफ मेनरिया, because the mens rea is not a single state of mind, it varies according to the offense. First one is the intention. This is the highest level of fault. A person intends to consequence when it is their aim or purpose, or they know it will virtually certain to occur. It means when a person wants the result, then that will be intention. अगर कोई एक्यूज्ड है या फिर कोई पर्सन वो रिजल्ट चाहता है, मतलब कोई चीज एक्ट करता है और रिजल्ट चाहता है कोई चीज ऐसा हो जाए, देन दैट विल बी अमाउंट टू इंटेंशन। अब सेकंड है हमारा रेकलेसनेस। रेकलेसनेस मीन्स कभी एक्ट ना करना। आप ऐसे समझो, रिस्क देख रहे हैं आप, जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है रखा है, आपको पता है कि अगर आप उसे 5th फ्लोर से नीचे फेंकेंगे तो ब्लास्ट कर सकता है, आप उसके बाद भी फेंक देते हैं, तो मतलब आप जानते थे फट सकता है, फिर भी आप रिस्क देख रहे हैं, फिर भी उस एक्ट कर दे रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं रेकलेसनेस। ये भी हमारा आएगा। द डिफेंडेंट मस्ट एक्चुअली फोरसी द रिस्क, इट मस्ट बी अनरीजनेबल टू टेक द रिस्क। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऐसे नहीं फेंकता, लेकिन उन्होंने फेंका, मतलब उन्होंने जानते हुए भी ऐसा किया, दैट्स इट। ओके, एंड सेकंड इज द नेग्लिजेंस। some offenses are based on negligence. It means that कि रीजनेबल पर्सन जैसा एक्ट ना करना, ऐसे समझिए आप, कि फेलर टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ ए रीजनेबल पर्सन। एक जो रीजनेबल पर्सन है वो जैसे एक्ट करता वैसे एक्ट ना करके आप आप उसके अपोजिट ही समझिए एक्ट करें, जैसे ग्रॉस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर अराइजेस व्हेन द डिफेंडर ब्रीच द ड्यूटी ऑफ इज सो सीरियस दैट बिकम क्रिमिनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉलेज। सर्टेन ऑफेंसेस रिक्वायर नॉलेज फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, इसमें सर्टेन फैक्ट्स का अवेयरनेस होना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है, हैंडलिंग स्टोलन गुड्स रिक्वायर नॉलेज और बिलीव दैट गुड्स आर स्टोलन। जैसे आप किसी चोरी, मतलब कोई चीज चोरी हुई है, आप जानते हैं चीज चोरी की है, फिर भी आप उसे खरीद रहे हैं, तो इसी नॉलेज कहते हैं। अगर ये सब चीजें हैं, मतलब तो माना जाएगा कि हाँ मेंसरिया भी था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट जो एलिमेंट्स है क्राइम का, वह इंजरी और हार्म। लीगली रिकॉग्नाइज्ड हार्म होना जरूरी है। ठीक है, हार्म हार्म कैसा हो सकता है हमारा, फिजिकल भी हो सकता है,
मेंटल भी हो सकता है, रेपुटेशनल भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है। देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन एक्ट एंड इंजरी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर एक चार्ट आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सारे के डिफरेंसेस हैं कि क्या क्या एक दूसरे से डिफर करते हैं, सब हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर जो ऑफेंसेस हैं बीएनएस के अंडर वो क्या क्या है। ठीक, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर सेक्शन 102, 103, ये सब चीजें आप देख सकते हैं सारा जैसे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। General principle of law are foundational rules that guide how criminal liability is determined. They ensure fairness, consistency, and moral legitimacy in the application of punishment. अब क्रिमिनल लॉ में कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहला, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इट इज दैट द इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इट मीन्स दैट जब तक ये प्रूव नहीं जाता कि कोई भी इंसान एक्यूज है तब तक उसे इनोसेंट ही माना जाएगा। एक प्रिजम्पशन का है, मतलब एक जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। दूसरा कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन पे है। जैसे मैंने आपको मारा तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आपने मुझे मतलब मैंने आपको मारा, मतलब जो मार खाएगा उसी को प्रूफ करना होगा कि वो मार खाया है। ठीक, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड आपको प्रूफ करना होता है। और राइट टू फेयर ट्रायल, एक फेयर ट्रायल का सबको अधिकार होता है एक क्रिमिनल लॉ में, चाहे वो अक्यूज्ड हो या फिर चाहे विक्टिम हो, दोनों के लिए फेयर ट्रायल होना जरूरी है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।